अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, बिहार की राजनीतिक घटनाक्रम के बाद ऐसा लग रहा है कि 2024-2022 में ही उसकी तैयारी शुरू हो गई है। बिहार में जो कुछ भी राजनीतिक घटनाक्रम हुआ उसके बाद से विपक्ष का मनोबल थोड़ा सा बढ़ा है और विपक्ष अब अपनी हर चाल को बहुत सधे हुए अंदाज में आगे बढ़ा रहा है। क्या विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 2024 में एक हो पाएगा और क्या ये एकता 2024 तक बनी रहेगी और क्या चुनाव में बीजेपी को ये सब मिलकर मुकाबला देने की स्थिति में होंगे? आज की परिचर्चा इसी विषय पे होगी। बहनों भाइयों, बिहार की राजनीति ने विपक्ष को एक नई ताकत दे दी है, एक नई ऊर्जा दे दी है। विपक्ष इस ताक में है कि बिहार से निकले इस संदेश को अमिट किया जाए, मजबूत किया जाए और बिहार के इस राजनीतिक संदेश के बड़े लाभ अर्जित किए जाएं। लिहाजा विपक्षी एकता की बात शुरू हो गई और मुख्य रूप से आज नीतीश कुमार, बिहार के 8वीं बार के मुख्यमंत्री का एक स्टेटमेंट आया कि अब उन्हें फ़ोन कॉल्स बहुत आ रहे हैं। बहुत आ रहे हैं मतलब विपक्षी दल के नेताओं के एकजुटता के लिए। लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार आगे बढ़ें। एक खेमा है विपक्ष में जो गैर कांग्रेसवाद में यकीन रखता है, गैर बीजेपी वाद में यकीन रखता है, वो नीतीश कुमार के साथ है। अब कांग्रेस की भी मजबूरी है कि वो नीतीश के साथ खड़ी रहेगी, क्योंकि अगर बीजेपी से लड़ना है हिंदी पट्टी में फिलहाल चुनौती देने की स्थिति में बीजेपी को कोई है तो वो नीतीश कुमार है। तो क्या पूरा विपक्ष उनके पीछे खड़ा होने की स्थिति में है? ऐसे में ममता बनर्जी, शरद पवार, केसीआर, इन सब का क्या होगा? ये सब भी तो बड़े स्टालवर्ड्स हैं और ये नीतीश कुमार से कौन सा कम है, बल्कि राजनीतिक रूप से नीतीश से ज़्यादा ताकतवर हैं। नीतीश तो परिस्थितिजन्य राजनीतिक समीकरण जो उपजे उससे वो बिहार की सत्ता पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। अब हम लौट कर आते हैं उत्तर प्रदेश, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पॉलिटिकल स्टेट, सबसे उलझा हुआ राजनीतिक तौर पर प्रदेश, जहां विपक्ष में एकता जैसे शब्द बेमायने हैं। क्या बिहार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में सभी विपक्षी दल बीजेपी के खिलाफ एक हो सकते हैं? आज की परिस्थिति में अगर आप ये सवाल पूछें तो जवाब है नहीं। लेकिन 2024 और भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई ताकत और उसकी धमक और उसके हमलावर होने की आहट मात्र से सभी विपक्षी दल अपने अपने किले मजबूत कर लेना चाहते हैं, आपस के मतभेद भी मिटा लेना चाहते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़े रहना चाहते हैं। क्या वाकई में ऐसा होगा? और क्या बीजेपी विपक्ष की एकता को कायम रहने देगी? क्योंकि अगर विपक्ष एक रहा तो बीजेपी को मुश्किल पैदा करेगा, तो बीजेपी इस मुश्किल को आने ही क्यों देगी? इसका मतलब कि बीजेपी भी कुछ तैयारी करके बैठी है। कुछ आप स्टेटमेंट सुनिए, फिर आज की परिचर्चा बहुत ही दिलचस्प है। स्टेटमेंट्स हम आपको थोड़ी देर बाद सुनवाते हैं। इस डिबेट को प्रारंभ करते हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से आलोक अवस्थी, आसिम बकार MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता और यूपी के प्रभारी, मनोज काका समाजवादी पार्टी से हैं, शैलेंद्र तिवारी कांग्रेस से हैं, अनिल दुबे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय लोकदल के और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद इस परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आलोक अवस्थी जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूँ। बिहार में जिस तरह का राजनीतिक घटनाक्रम हुआ उसके बाद से विपक्ष एक होने की कोशिश कर रहा है। इसका एक पहला उदाहरण आज देखने को मिला जब नीतीश कुमार ने पब्लिकली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया स्टेटमेंट दिया कि उनके पास बहुत टेलीफोन आ रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बदले हुए घटनाक्रम से निपटने के लिए तैयार है? देखिए, टेलीफोन तो विपक्ष के बहुत से नेताओं के पास आते हैं, ममता बनर्जी जी के पास भी आते हैं, केसीआर जो है उनके पास भी आते हैं और जो है राहुल गांधी जी भी अब कहते हैं हमारे पास भी आते हैं। लेकिन क्या ये एक दूसरे को अपना नेता मानते हैं? और रही बात नीतीश कुमार जी की, उन्होंने जनमत को जो है धोखा दिया है, भारतीय जनता पार्टी को धोखा दिया। हमारे साथ अलायंस से चुनाव लड़े थे, बहुमत जनता ने दिया और उस जनता को उन्होंने जो है बेवकूफ बना करके अपनी गद्दी को जो है संभाल कर रखा है। तो मैं एक सवाल खड़ा करता हूँ, आपकी डिबेट में बहुत लोग विद्वान लोग देखें, क्या नीतीश कुमार जी इतने त्यागी और इतने जनसेवा में उत्सुक हैं कि वो कभी अपने मुख्यमंत्री पद को त्याग करके किसी और को नहीं दिए? क्या कारण है आखिर? तो जो व्यक्ति
तीसरे नंबर की पार्टी रखता हो एक प्रदेश के अंदर और अपने जो समकक्ष पार्टियां उनसे आधे सीटें रखता हो और वो मुख्यमंत्री पद पे बना हुआ है, उसने क्यों नहीं उस पे उसने नैतिक बल था कि जो है वो कहता कि नहीं मैं तो छोड़ रहा हूँ बीजेपी गठबंधन और तेजस्वी यादव को मैं बनाता हूँ, इतना बल क्यों नहीं आया नैतिक बल? तो ये व्यक्ति क्या प्रधानमंत्री का चुनाव लड़े? और प्रधानमंत्री का पद वैकेंट नहीं है। नरेंद्र मोदी जैसा एक जनता का प्रिय नेता जो गरीबों के लिए लड़ता और मरता रहा है, जो देश की सुरक्षा और देश की अस्मिता के लिए लड़ता रहा है, तो विदेशों में देश का नाम ऊंचा करता रहा है, और सबसे बड़ी बात उसने जो है भारत के जो गरीब जनता है उसके घर में जो है, क्या बिहार के बाद आपको इस बात की चिंता है कि पूरे देश में अगर विपक्ष आपके खिलाफ लामबंद हो गए, जैसे बिहार में आपने देखा बीजेपी वर्सेज ऑल है, अगर वो स्थिति देश भर में बनती है और आपके खिलाफ माहौल बनेगा तो क्या करेगी बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांतों पर, सुशासन और गरीब कल्याण की योजनाओं के आधार पर एक स्थिर और स्थायी पार्टी। हमारे पास एक बेदाग नेता है नरेंद्र मोदी जैसा। कोई भी पार्टी हर राज्य में चुनाव लड़ करके जीत करके नहीं आ सकती। भारतीय जनता पार्टी हर राज्य में अकेले चुनाव लड़ करके आ सकती है, और हमारा काम सहयोगियों को बढ़ावा देना नहीं, हमारा काम है हमारी पार्टी को मजबूत करना। लेकिन हम सहयोगियों के प्रति ईमानदार रहे। हमको छोड़ करके अकाली दल गया है, हमको छोड़ करके शिवसेना गई, हमको छोड़कर नीतीश कुमार गए, हमने किसी को निकाला नहीं है। हम पूर्ण बहुमत लेकर के 2 बार आए, और लेकिन 2 बार हमने जो है गठबंधन के दलों को उनका प्रतिनिधित्व किया है। हम चाहते तो हम ये कह सकते थे कि हमारा तो बहुमत आ गया, आपकी जरूरत नहीं है, लेकिन ना, हमने गठबंधन दल लेकिन क्या आपको इस बात की चिंता है कि अगर उत्तर प्रदेश में भी बिहार की तर्ज पर अगर सारे विपक्षी दल एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं तो? आलोक जी, मुझसे सवाल है जी आपसे ही। हाँ, क्या दोहरा दीजिए। मेरा सवाल ये है कि अगर बिहार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी सभी विपक्षी दल आपके खिलाफ, आपकी पार्टी के खिलाफ एक फोरम पे आ जाते हैं तो क्या करेंगे आप? देखिए, यह प्रयोग उत्तर प्रदेश में कई बार हो चुके हैं। 2019 में मायावती जी के साथ अखिलेश यादव जी ने किया था, 5 सीटों पर ही रहे। उसके पहले कांग्रेस के साथ वो चुनाव लड़के देख चुके हैं, और इस बार कई छोटे दलों के साथ मिलकर लड़ चुके देख चुके। लेकिन आप जब गठबंधन के प्रति ईमानदार नहीं रहेंगे, अपने जो विरोधी ने, जो आपके सहयोगी दल थे, उनको आप जो है कहेंगे कि झाड़ फूक करवा लो और उनको जो है वो बेइज्जत करेंगे, तो आप किसी भी दल के साथ रहे आना चाहें, आपको दल वो दुत्कार के रखेंगे। क्योंकि आपने राहुल गांधी को भी धोखा दिया है, आपने मायावती जी को भी धोखा दिया है, आपने राजभर जी को भी धोखा दिया है, आपने सगे चाचा को धोखा दिया है, केशव देव मौर्य को धोखा दिया है, संजय चौहान को आपने जो है धोखा दिया है। तो आप किसके साथ जाएंगे? कांग्रेस आपको लेना चाहे तो आप ले लीजिए, लेकिन कांग्रेस के मात्र जो है अभी एक सीट भी जो है मुश्किल से इस बार आ पाएगी। मुझे लगता है कि इस बार जो है उत्तर प्रदेश की जनता इस तरह के दलों को जो है बिल्कुल भी देश का चुनाव हो रहा है। शुक्रिया। डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ मनोज काका मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनोज जी बहुत शुक्रिया। लार्जेस्ट अपोजिशन है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी। आपने अभी बिहार में देखा एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ और वहाँ पर सारे समाजवादी इकट्ठा होकर एक प्लेटफॉर्म पे आ गए। कांग्रेस, MIM, कम्युनिस्ट पार्टी, ये सब भी उनके पीछे खड़े हो गए। यानी बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा बिहार में खड़ा हुआ जो ताकत में भी आ गया। क्या कोई संभावना है कि आप लोग यहाँ पर कोई राजनीतिक फ्रंट तैयार करें 2024 के लिए? देखिए, समाजवादी पार्टी का तो हमेशा से मानना रहा है कि जो भी समाजवादी विचारधारा के लोग हैं उनके लिए समाजवादी पार्टी के दरवाजा हमेशा से खुले रहे हैं। और जो लोग भी हमारी विचारधारा, जो समता संपन्नता की जो हमारी विचारधारा है, जो हमारी विचारधारा युवाओं को रोजगार देने की है, इंफ्रा को और मजबूत करने की है, जो हमारी विचारधारा एक्सप्रेसवे बनाने की है, जो हमारी विचारधारा सामाजिक न्याय आधारित विकास करने की है, जिसमें जो हक के हाशिए पे समाज जो खड़ा है। आज अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हम आप जब बात कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश की सरकार युवाओं को जब वो कांवड़ यात्रा में जाते हैं तो फूल चढ़ाती है, बहुत स्वागत योग्य बात है। लेकिन वही युवा आज इलाहाबाद में जब रोजगार मांग रहा था 97,000 शिक्षक भर्ती के सवाल पर, उनके हाथों में भी तिरंगा था और वो भी अमृत महोत्सव में शामिल होना चाह रहे थे, बशर्ते बस सवाल इतना था कि वो अपना हक मांग रहे थे। तो आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने उन युवाओं को जेल भेज दिया। तो जिस सरकार का पूरा चरित्र ही तानाशाही हो, जिस सरकार ने सेंट्रल में देश की सदन में ये कहा हो विपक्षी अपन आज रोजगार पे डिबेट ही नहीं है। डिबेट तो इस बात पे कि विपक्षी एकता क्या बनेगी नहीं बनेगी।
नहीं साहब, जब ये रोजगार पे डिबेट करूं तो ये आपको मुद्दा उठा रोजगार पे भी लीजिएगा। डिबेट करनी पड़ेगी और रोजगार पर भी सुनना पड़ेगा। हमारी विपक्षी रोजगार पे डिबेट करो, कोई देखते ही नहीं है। अरे सारे लोग देखते अरे हैं। मैं खुल के कह कैसे रहा हूं आप आपसे, कह सकते हैं रोजगार इस पे देश डिबेट में करो, नहीं देखते बेरोजगारी लोग। आज 45 सालों के चरम पर है, कैसी बात कर रहे हैं नहीं आप? देख रहे हैं लोग। सारे लोग देख रहे हैं। नहीं देख रहे हैं लोग। सारे लोग देख रहे हैं साहब। आप ये और बताओ आपके विपक्षी एकता होगी कि नहीं होगी? विपक्षी एकता के सवाल पर मैं आपको आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने देश में जो वोट प्रतिशत पाया 31% पाया। इनके बरक्स इनके विपक्ष में 69% वोट गया। लेकिन बस कारण यही था कि वो 69% के लोग एक नहीं थे। तो वो अगर 69% के लोग, जिसकी शुरुआत बिहार से हुई है क्रांति दिवस पर के ऐसी दिन कोई पहल करती हुई आपकी पार्टी नहीं दिख रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, एक तो समाजवादी पार्टी गांव-गांव इस समय पैदल यात्रा कर रही है, लोगों के हक हकूक की लड़ाई को मुख्य विमर्श में कैसे लाया जाए उस पर काम कर रही है। और हमारे नेता अभी केसीआर से लेकर देश भर के समाजवादी विचारधारा के जो आपने बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम से क्या सबक लिया? देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा इस देश के कोने कोने के हर घटनाक्रम से सबक लेती है। और समाजवादी पार्टी ये मानती है कि कोई अगर विचारधारा देश को उन्नत के राह पर, विकास के राह पर ले जा सकती है तो समाजवादी विचारधारा है। और किसी भी घटनाक्रम को लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत सतर्क और सजग। थैंक यू। आसिम वकार, MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश के प्रभारी। वकार साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बिहार की ताज़ा सूरत हाल जो सियासी तौर पर उभरी, एक नया राजनीतिक गठबंधन बना जहां सभी समाजवादी, गैर बीजेपी सब इकट्ठा हुए, कांग्रेस भी उनके साथ आई और एक ताकत बनी, बिहार में सरकार आ गई। नीतीश कुमार इस पूरे अलायंस के सर्वमान्य नेता के तौर पर उभरे। अब उनकी एक्सपेक्टेशन पॉलिटिकली बड़ी हो रही है और उनके बयानों से ऐसा लग रहा है जैसा उन्होंने आज कहा कि उन्हें बहुत टेलीफोन आ रहे हैं। क्या MIM की इस तरह के किसी गैर कांग्रेसवाद, गैर बीजेपी वालों के साथ कोई गठबंधन में MIM की कोई दिलचस्पी है? आप अपनी कोई भूमिका की तलाश करते हैं? देखिए, सवाल बहुत अच्छा आपका। मसला ये है कि हमारे राजी होने से कुछ नहीं। आप इन लोगों से पूछिए, नीतीश जी से, तेजस्वी से, अखिलेश जी से, कांग्रेस से, मायावती जी से, कि ये हमको लेना चाहते हैं? क्या ये ईमानदारी से सेकुलर ताकत बनना चाहते हैं? क्या ईमानदारी से देश में बीजेपी को हराना चाहते हैं? क्या ईमानदारी से मुसलमानों की भागीदारी, पॉलिटिकल भागीदारी चाहते हैं? पॉलिटिकल नौकरी नहीं, पॉलिटिकल भागीदारी। क्या ईमानदारी से अपने बराबर की एक कुर्सी ऐसी लगाना चाहते हैं जिस पे एक मुसलमान नेता को इसलिए बिठाया जाए कि वो बराबर है, इसलिए नहीं बिठाया जाए कि हमारे क्या ये महामंत्री है, ये हमारे क्या प्रवक्ता है, ये हमारे क्या उपाध्यक्ष है, लेकिन है हमारा नौकर? ये सवाल इनसे बनता है। हम अपनी पूरी ईमानदारी से ये बात बोल रहे हैं, आगे भी बोलते रहेंगे कि हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मैदान में हैं। बीजेपी को हराने के लिए जो पॉसिबल है वो हम करेंगे। क्या बिहार के बाहर इस तरह का इनकी कोई बड़ी है पॉलिटिकल अलायंस कोई शक्ल ले रहा है? आपको लगता है ऐसा? क्योंकि नीतीश कुमार इस एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं। नहीं, देखिए, बिहार पे एक बात दो बार बिहार की आई। मैं बोलना नहीं चाह रहा था, एक बात पिछली बार भी नहीं बोलना चाह रहा था, अब बोल दूं। दरअसल बिहार में जो हमारे साथ किया वो गलत किया। और हमारे जो विधायक थे, असल में हुआ क्या, बिहार में तेजस्वी ने यह देखा, नीतीश ने, कि बिकाऊ कौन है, आसानी से खरीदा किसको जा सकता है। तो वो हमारे 4 नाअहल नाकाबिल विधायक उनको दिख गए। ये विधायक बहुत काम के थे। क्यों बिकाऊ हैं आपके लोग? लेकिन क्योंकि ये नाअहल, क्यों ठेले पे लद के हमेशा इनके पास को इतनी बेताब जानकारी रहते नहीं थी पॉलिटिकल, इसलिए आसानी से बिक गए। ये खरीदे क्यों गए ये भी बता दें। इनको, इनका सरकार में कोई काम नहीं था। सरकार इन 4 विधायकों के बिना भी बन रही थी। ये खरीदे इसलिए गए, ये तोड़े इसलिए गए कि जो राष्ट्रीय जनता दल था वो बीजेपी से छोटा दल था। अगर नीतीश सरकार गिराते पहले तो गवर्नर साहब सबसे बड़े दल को बुला लेता, और बड़ा दल था बीजेपी।
तो कानूनी तौर पर अपने को बड़ा दल करने के लिए बीजेपी से ये 4 विधायक तोड़े गए। इनकी किसी तरह की कोई हैसियत, कोई औकात नहीं। लेकिन ईमानदारी से अगर ये अक्लमंद होते चारों तो ये बहुत बड़ी ताकत। तो ये चोट खाने के बाद इन्हीं ने हमारे साथ धोखा नहीं किया, इन्हीं ने अपने साथ भी धोखा किया और अपने क्षेत्र की जनता के साथ भी धोखा किया और ये दिखा दिया कि ये नाकाबिल है, नाअहल है। अब आप बताओ, अगर नीतीश कुमार आपने कहा सर्वमान प्रत्याशी के तौर पर आगे आते हैं या नेता के तौर पर आते हैं, आपको कबूल है या नहीं? क्योंकि आपकी बातों में थोड़ा मुझे गुस्सा, नाराजगी और काफी चिढ़ दिख रही है। सर, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी भी एनडीए है सरकार में, बीजेपी सिंगल नहीं है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, चाहे तो अकेले चला सकते हैं, लेकिन ये एनडीए है। वजह समझिए, बीजेपी ने अपने आप को हिंदुस्तान में जो इस्टेब्लिश किया है वो हिंदू धर्म की पार्टी दिखाया है। उनके साथ छोटी छोटी जातियों की पार्टियां हैं, छोटी छोटी जातियों की। लेकिन अपोजिशन में एक बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि ये जितने दल हैं ये जाति विशेष को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोई यादव को कर रहा है, कोई जाटवों को कर रहा है, कोई मौर्यों को कर रहा है, कोई किसानों को कर रहा है, कोई किसी को कर रहा है। अब मसला ये हो रहा है कि ये सब जाति वाले खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। बन सकता है, अलायंस हो सकता है इनका, लेकिन ये अलायंस कितना टिकाऊ होगा, कितनी देर तक चलेगा, इस पर गौर कीजिए। एमआईएम इतनी असमंजस में क्यों है कि आपको रास्ता राजनीतिक रूप से नहीं मिल रहा, या फिर आपको कोई चिमटे से भी छूने को तैयार नहीं है? ऐसा क्यों? सर, मैंने आपसे कहा कि ये इनकी ईमानदारी पे डिपेंड करता है कि क्या ये वाकई में सेकुलर हैं या सेकुलर होने का दिखावा कर रहे हैं। अगर सेकुलर हैं तो मुसलमानों से परहेज क्या है, मुसलमानों की कुर्सी बराबर लगाने में क्यों डर रहे हैं? मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। क्या सेकुलर का सर्टिफिकेट एमआईएम जारी करती है? सेकुलर नहीं है तो सेकुलर का आपने एक मास्क क्यों लगा रखा है चेहरे पर, फेस क्यों लगा रखा है? नहीं, आप जारी करते हो क्या सेकुलर का सर्टिफिकेट? नहीं सर, हम जारी नहीं करते हैं। हम जनता को बता रहे हैं कि सेकुलर का मतलब क्या होता है। मुसलमान टूट कर वोट करता है वहां पर, को साथ ले सकते हैं, राजभरों को साथ ले सकते हैं, नीतीश कुमार को भी देता है और लालू यादव की पार्टी को भी देता है। सर नहीं सर, मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि आपके हिसाब से क्या कोई ऐसा दल या कोई ऐसा अलायंस क्या कामयाब हो सकता है जिस अलायंस में किसी मुसलमान दल को रिप्रेजेंटेशन ना दिया जाए? क्या एक ऐसा आपको अलायंस को लेकर इसमें असमंजस क्यों है? को सिर्फ नौकर मुझे बनाया क्लैरिटी का अभाव दिख रहा है। क्या ऐसा मोर्चा बीजेपी से लड़ पाएगा? नहीं, क्या ऐसा मोर्चा बीजेपी से लड़ पाएगा? मैं पूछ रहा हूं। तो आपको क्लैरिटी क्यों नहीं, असमंजस क्यों है इतना? आई एम वेरी मच क्लियर। हम बिल्कुल क्लियर हैं सर। हम तो कह रहे हैं, आप सबसे कह रहे हैं कि बीजेपी को हराइए। हमारी जो जरूरत है, जितनी जरूरत है, हम उससे ज्यादा देने को तैयार हैं आपको। आप हमसे लीजिए। तो विपक्ष चाह रहा है कि आप चुनाव न लड़े, आराम से बैठे, वोट देना पड़ेगा पलट कर। विपक्ष चाहता है कि आप घर पे आराम से बैठो, चुनाव न लड़ो, नैतिक रूप से सपोर्ट करो, जहां बुलाएं आ जाना, वोट ना काटो। नहीं सर, नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है ना सर। भाई इज्जत चाहिए, इज्जत ले लेना। पॉसिबल सी बात आप बोल रहे हैं। नहीं, हमें इज्जत के साथ साथ वो भी चाहिए है जो आपने जयंत को दिया, जो नीतीश जी ने तेजस्वी को दिया। तो पहले उतनी राजनीतिक कुव्वत तो पैदा करिए। सर, कुव्वत तो हमारी इतनी है कि हम इस वक्त दिलों के अंदर सुई बन के चुभ गए हैं। कहाँ सर, यूपी में जमानतें नहीं बची सर, चुनाव नहीं लड़ पाए, आप भी जानते हैं। मैदान छोड़कर सर भागना पड़ा सर। बिहार में आपके 4 विधायक नीतीश के यहाँ चले गए सर, आप कैसी बात कर रहे हैं सर? आपका कोई 75 नहीं सर, आप केवल वोट काट रहे हैं सर। कि वो 4 नहीं, वो चार अगर पॉलिटिकली स्ट्रांग होते, उनका दिमाग पॉलिटिकली होता, तो जितनी आसानी से तेजस्वी ले गए हैं उतनी आसानी से ना ले जाते। लेकिन वो नाअहल थे,
नाकाबिल थे। आप गालियां क्यों उनके दे रहे हैं अपने political विधायकों समझ को? नहीं ऐसा थी, ना इसलिए करें, वो आप आसानी 3-4 से बार बोले, कह ऐसी चुके हैं बात ऐसा। छोड़िए। पॉलिटिकल लोग हैं, अपना स्टैंड बदल सकते हैं, आपको नाअहल का गालियां नहीं मतलब देनी होता है चाहिए। नाकाबिल, गाली नहीं है सर, आप चिड़े हुए हैं सर उनसे। गाली नहीं है ये। क्यों? नाअहल का मतलब होता है नाकाबिल। अरे उनको क्या, आपको क्या पता कि उन्होंने कौन सी काबिलियत दिखाई हो अंदर अंदर? हाँ आपको पता होगी। मैं यही तो पता पूछना तो चाह रहा हूँ आपको भी है, आप कौन सी बता नहीं काबिलियत रहे पता हो, है आपको? आप गुस्सा हो रहे हो। असली बात तो आपको पता है। नहीं, मैं जानना चाह रहा था, चलिए खैर। लेकिन मैं बताऊं आपसे, देखिए मेरे 2-3 क्वेश्चंस हैं। जी नहीं, मैं आपके सवाल खुद समझ गया। जातियों की पार्टियां हैं जिनमें बहुत से दावेदार हैं प्रधानमंत्री के, वो लड़ेंगे कैसे? खाली ये बताइए थैंक यू। इकट्ठा कैसे शैलेंद्र लड़ेंगे? तिवारी, मेरा सवाल उत्तर है प्रदेश ये। में कांग्रेस हम कमेटी आपके के साथ प्रवक्ता तैयार हैं। शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका। आप एक तैयार हैं मोर्चा आपके तैयार साथ हुआ आने? बिहार में, नीतीश कुमार उसके दूल्हा हैं। अब नीतीश की उम्मीदें बढ़ रही हैं और उनको प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट के तौर पर अपोजिशन प्रोजेक्ट करना चाहता है। राहुल गांधी क्या करेंगे फिर? सर अपोजिशन में कौन अपोजिशन का ऐसा व्यक्ति है जो उनको प्रेजेंट कर रहा है, ये बहुत माकूल सवाल है। दिल्ली से फोन बहुत आ रहे हैं, बता रहे थे दूसरी चीज़ ये है नीतीश कि अभी कुमार आज। 2024 में दिल्ली से फोन आ रहे हैं, बता रहे हैं बहुत। देखिए अभी नए नए दूल्हा हुए हैं तो फोन तो आएंगे ही, क्योंकि उन्होंने एक बड़े जो है मदारी को गिराया है। तो कुल मिलाकर के जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एक नाथ शिंदे ढूंढ रही थी, तो वहाँ एक नाथ शिंदे तो मिला नहीं, क्योंकि वहाँ कोई अनुभवहीन मुख्यमंत्री तो था नहीं, तो उसने अपना चाल और दांव दिखा दिया। अपने दोस्त तो को इस अनुभवहीन नाते कह रहे देश हो, में जिनके एक साथ सरकार चला नई है जो है- महाराष्ट्र में, ऐसी तलखी क्यों? नहीं तलखी नहीं है वो। देखिए अनुभव, पहले बार मुख्यमंत्री बने हैं तो अनुभव हाँ, उनके तो ऐसे मुकाबले तो बोलो अनुभव ना। नहीं है। आप तो उनके बेइज्जती मुकाबले वाली अनुभव भाषा उनका बोल रहे कम हो है। कि अनुभवहीन। उनके उनके मुकाबले बहुत कम अनुभव है उनका, और 8वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं और वो समझ नहीं पाए, वरना होता उनके साथ भी नहीं। लेकिन चूंकि पर ये शैलेंद्र जो जी, आप एक देश के बड़े एक मसला काले देख जादू रहे वाले हैं। लोग हैं ना, इनसे बचने की जरूरत है। शैलेंद्र जी, आप ये देख रहे हैं, नीतीश कुमार बीजेपी के लिए कम, राहुल गांधी के लिए ज्यादा थ्रेट हैं। नहीं, देखिए कोई भी नेता, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे वो किसी भी दल का हो, किसी नेता के लिए थ्रेट नहीं है। वो समाज के लिए थ्रेट हो सकता है, किसी जो है अपने पार्टी के लिए थ्रेट हो सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति के लिए कोई थ्रेट नहीं है। हाँ, समय आएगा, सब तय हो जाएगा। और आज की तारीख में पूरे देश में महंगाई, भ्रष्टाचार और काला धन, इन तमाम सारी चीजों पे लड़ करके जो प्रधानमंत्री बन करके कुर्सी पे काबिज हैं, उनका बहुत जो है शुक्रिया आपका, मुकाबला शैलेंद्र करने जी। के लिए, जो नोटबंदी पे जवाब नहीं दे पा रहे हैं, जो जीएसटी पे जवाब Thank नहीं दे you। पा रहे हैं, जो महंगाई पे जवाब नहीं दे पा रहे हैं, उनके सामने सवाल खड़ा करने अनिल वाला दुबे, कोई व्यक्ति अगर है, राष्ट्रीय तो वो लोक है दल राहुल गांधी। के राष्ट्रीय प्रवक्ता। दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। बिहार में तो राजनीतिक चमत्कार हो गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में अपोजिशन का जो अलायंस है ये कमजोर होता जा रहा है, क्यों? नहीं, उत्तर प्रदेश में भी हम मजबूत हैं। विधानसभा के चुनाव में लड़े। 3 अलाई निकल गए आपके, केशव देव मौर्य, संजय चौहान, ओम प्रकाश राजभर। देखिए अब वो चाचा अलग नाराज हैं, चौथा जोड़ लीजिए। कुछ अब लोगों की प्रतिबद्धताएं बदला करती हैं, लोगों की प्रतिबद्धताएं कुछ भी होती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल, अपना दल का मेरा, ये सब एकजुट हैं, सब एकजुट होकर के लड़ रहे हैं। और 2024 में ये गठबंधन और मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में आएगा। 2024 में गठबंधन और मजबूत होगा। जब समय आता है, लोग इकट्ठा होते हैं, एकजुट होकर के लड़ते हैं। और हमें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में भी विपक्ष, बिहार से जो शुरुआत हुई है, वो उत्तर प्रदेश क्या, वो पूरे देश में। आपने क्या सीखा बिहार से? बिहार में जो एकजुटता हुई है उसका असर पूरे देश पर जाएगा। भारतीय जनता पार्टी बिहार में जो है हारी है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनी है, महागठबंधन की सरकार पता है बनी। मैंने क्या सीखा बिहार से? नहीं जी, बताएं आपने क्या सीखा? दाहिना करे बाएं जानना न पाए। हाँ, नहीं ये तो ठीक है, ये राजनीति में तो ये सब चीजें लगी रहती हैं, लेकिन जो पर आप संदेश तो बैंड बाजा लेके बता देते हो हफ्तों महीनों पहले, सबको पता चल जाता है। नहीं, राजनीति में बहुत चीजें
अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी 2024 में विपक्ष मजबूती के साथ आएगा। 2024 में विपक्ष जो है हावी होकर के रहेगा। देखिए, इतिहास में वही राजा सफल हुए जो अपनी रणनीति छिपाने में कामयाब रहे हैं। नहीं, रणनीति तो मौके पर जो बताई जाती है, रणनीति देखो, एकनाथ शिंदे उन्होंने अपनी रणनीति छिपाई, विस्फोट कर दिया। नहीं, अब नीतीश कुमार ने अपनी रणनीति छिपाई, विस्फोट कर दिया। नहीं, अब वो आप भी जान रहे हो कि एकनाथ शिंदे ने क्या क्या किया, क्या अरे है, किया तो वही है। मध्य प्रदेश में क्या हुआ, जब इतिहास 100 साल बाद लिखा जाएगा, आप देखिए, मुख्यमंत्री लिखे जाएंगे भाई। हाँ ठीक है, लिखे जाएंगे, लेकिन ये भी तो इतिहास देखेगा कि उत्तर प्रदेश की इन राज्यों में सरकार कैसे तोड़ करके बनाई गई। ये इससे कोई छिपा हुआ है क्या? इन राज्यों में जो सरकार बनी वो देश के सामने भी तो मैसेज है। तो बिहार की तर्ज पर आप लोग इकट्ठे क्यों नहीं हो रहे? बिहार में तो ये बिहार का जो गठबंधन है ये वैचारिक गठबंधन है, यही जो है वास्तविक गठबंधन है। तो ये पहले होना चाहिए। गुस्सा हो रहा है, मैं तो पूछ रहा हूँ। ये पहले आप होना मेरे पर चाहिए। क्यों चिल्ला रहे हो? अरे इकट्ठे हो या ना हो, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, बता दो। ये गठबंधन पहले हो गया होता तो आज उत्तर प्रदेश की सूरत कुछ और होती। क्या उत्तर प्रदेश में भी दूसरी स्थिति, इसमें लेट हो गया, ये देर में बिहार के में ये गठबंधन हुआ। ये बताओ, जो ये रूट के चले गए हैं, इनको ला पाओगे? कांग्रेस को साथ लोगे अब की कि नहीं लोगे? 24 में कांग्रेस को अकेला छोड़ दिए थे, बहन जी क्या करेंगी? इकट्ठे करोगे कि नहीं करोगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया माननीय जयंत चौधरी जी, ये बहुत सजग हैं। ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष मजबूत हो, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए, और उसके लिए ये कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तय किया जाएगा कि उत्तर प्रदेश में हम 2024 में कैसे काबिज हों। इकट्ठे की अलग अलग? नहीं, अलग अलग क्यों होंगे? विपक्ष को कांग्रेस बीएसपी को पूछ रहा हूं। विपक्ष को मजबूत करने का काम करेंगे। समान विचारधारा के लोग, समान विचारधारा, समान परिकल्पना, इसको इस तरह तो आप डायलॉग सुना रहे हो दुबे जी? नहीं, ये डायलॉग नहीं है, यही सत्य है। राजनीति में तो समान विचारधारा ही चलती है। ओके, आऊंगा आलोक जी। बस बीरेन जी को इसका एक सवाल ले लूं, बीरेन जी से फिर आता हूं आपके पास। बीरेन जी, बहुत शुक्रिया आपका। ऐसा लग रहा है कि 2024 की तैयारी अभी से शुरू हो गई है और उत्तर प्रदेश में कुछ ज़्यादा ही बेचैनी है। बिल्कुल, देखिए, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर बंगाल हो या बिहार हो, उसके बावजूद बीजेपी को सबसे ज़्यादा फोकस इस पर होगा। वो बिहार और बंगाल से भी उतना नहीं डरेगी जितना उसको उत्तर प्रदेश की चिंता है। ये दोनों राज्य मिलकर भी उत्तर प्रदेश के बराबर आ पाते हैं। तो ऐसे में सीटों के मामले में उत्तर प्रदेश बहुत भारी है, और बीजेपी ने जिस तरह से यहाँ पर खुला मैदान कह ले कि वो दौड़ रही है, विपक्ष की एकता यहाँ दिखाई नहीं पड़ती है। जातीय समीकरण ऐसे हैं कि वो एकजुट होने नहीं देते, और नेता ऐसे हैं कि वो एकजुट होंगे नहीं। और अगर ये सब एकजुट होने की तैयारी भी करेंगे तो फिर और भी बहुत सारी एजेंसियां बैठी हैं दिल्ली मुंबई में, तो वो छोड़ेंगी नहीं। तो बीजेपी यूपी में तो कोई कसर 2024 में छोड़ने वाली नहीं है। अब देखना यह है कि जो दूसरे दल हैं, देखिए, कांग्रेस और मायावती के पास 10 सांसद हैं। वो तब है जब वो अखिलेश के साथ मिलकर लड़ी थी। 2014 में उनके 0 थे। कांग्रेस एकदम पावरलेस है, उसके पास 1 सांसद है, वो कैसे चुनाव लड़ेगा? शक्तिहीन हो चुके हैं। लड़ाई अगर आप देखिए तो जनाधार खाली अखिलेश यादव के पास है। बीजेपी जानती है अखिलेश के पास 100 से ज़्यादा विधायक हैं, उसको रोकना समाजवादी पार्टी को है। समाजवादी पार्टी को रोकने के लिए वो किस तरह के, अभी तो 1.5-2 साल है चुनाव में, अभी तो बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। कांग्रेस में है कुछ नहीं, सीट इनको ज़्यादा चाहिए। मतलब जब आपकी कोई स्थिति हैसियत ना हो और आप बड़ी बड़ी बात करें, बड़ा मांगेंगे, तो कौन आपके साथ खड़ा होगा? इसीलिए कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में नेताओं को एक साथ लाना तराजू में जिंदा मेढक तौलने की तरह है कि एक को बैठाओगे दूसरा कूद जाएगा। अब बिहार एक जाड़ियल नेताओं वाला प्रदेश है, वहाँ तम्बाकू सुर्ती खा के लड़ लेंगे आपसे। मेहनत कश लोगों का प्रदेश माना गया। सियासत में
बदलाव बहुत बड़े बड़े बिहार ने किए, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में जनता आराम तलब है। जनता यहाँ पर बहुत ज़्यादा बदलाव के बजाय भोजन मुफ्त का चाहती है, आराम चाहती है, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा चाहती है और धर्म कर्म चलता रहे इसकी व्यवस्था चाहती है। तो कहाँ से होगा ये सब? ये लोग एकजुट होकर उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ सकते, इसकी संभावना बहुत कम है। देखिए, अभी तक अगर आप देखेंगे तो बीजेपी का सारा जोर समाजवादी पार्टी की ओर है। वो मानती है कि मायावती और कांग्रेस पार्टी उनको बहुत चुनौती देने की स्थिति में नहीं है। आप आने वाले 1.5-2 साल में देखिएगा, बीजेपी बहुत सारे नेताओं को तोड़ेगी, विधायकों को भी तोड़ सकती है और बहुत सारे चमत्कारिक निर्णय सामने आएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो छोटे छोटे दल हैं, इनकी मजबूरी है कि बहुत दिनों तक विपक्ष में नहीं रह सकते। राजभर है, शिवपाल की पार्टी है, आप लोकदल को भी देख सकते हैं, लेकिन लोकदल को चूंकि राज्यसभा मिल गई है तो हो सकता है कि अखिलेश के साथ अभी वो रहें, लेकिन कोई गारंटी आप नहीं ले सकते कि लोकसभा तक रहेंगे ही। इसके अलावा केशव देव मौर्य का खैर बीजेपी क्या करेगी लेके, पता नहीं लेगी कि नहीं। उनके पास अनुप्रिया पटेल है ही हैं। तो मोदी की राह उत्तर प्रदेश में देखिए निष्कंटक है। ये सिर्फ इकट्ठे हो एक पाएंगे चुनाव- कि नहीं? जैसे बीएसपी, कांग्रेस और ये बाकी अपोजिशन समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में जो चल रहा है या जो रूठ कर गए हैं, ये क्या आप लगता है कोई पॉसिबिलिटी है कि ये सब इकट्ठे हो जाएं 2024 में? मिर्जा जी, यूपी के नेता, इनके पास कुर्ता तो कड़क रहता है, लेकिन वोट न देने वाला आदमी है ना, जनाधार है। तो ये बातें बड़ी करते हैं, ये इकट्ठा कैसे होंगे जब कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में 25-30 सीट चाहिए होगी गठबंधन में, मायावती 50 लड़ेंगी, तो समाजवादी पार्टी कहाँ जाएगी, लोकदल कहाँ जाएगा और दल कहाँ? यहाँ एक साथ आना बहुत मुश्किल है। यहाँ ऐसा कोई समीकरण नहीं दिखता कि ये लोग बीजेपी को रोक पाएंगे। और बीजेपी का 75+ का नारा है उत्तर प्रदेश में, वो उसको पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो ये नेताओं में एकजुटता की आप कोई उम्मीद ना करिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम जिस सिस्टम में हैं उस सिस्टम में राजनेताओं में आत्मविश्वास बहुत है। कहते हैं देखिए कि आत्मविश्वास कई प्रकार का होता है, किसी को धन का, किसी को बल का, कुछ लोगों को ज्ञान का, लेकिन जो मूर्खता का आत्मविश्वास होता है वो सर्वोपरि है। ये हरशंकर परसाई ने लिखा है। तो ये जो आत्मविश्वास में है कि हम पूरा प्रदेश जीत लेंगे, बीजेपी इनको एक एक सीट के लिए तरसा देगी। और ये मोदी और योगी के आगे इनके पास कोई सा चमत्कारिक नेता नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन हो या बहुजन समाज पार्टी दोबारा आए तो हो सकता है कि ये लोग कुछ टक्कर दे पाएंगे, वरना बहुत मुश्किल है। हालांकि बीजेपी देखिए राशन वाली योजना उसकी चल रही है, मुफ्त राशन 2024 तक चलेगी। इसके अलावा तमाम सारे जो हिंदुत्व के मुद्दे हैं वो उत्तर प्रदेश में उसके चल रहे हैं तगड़े से। तो उसमें आप कहाँ क्या कर लेंगे? देखिए, हम लोग जिस व्यवस्था में हैं वहाँ सरकारें जब बन जाती हैं, सरकारें बनने से पहले इस देश में न जनता को तब फर्क पड़ता है न उसके बाद, क्योंकि इस देश में राजा चाहे कौरव हो चाहे पांडव, अगर राजा कौरव हुए तो द्रौपदी चीरहरण होगा और पांडव हुए तो फिर जुए में हार जाएगी। जनता का सब नुकसान है, ये जनता वही समझ लीजिए द्रौपदी की तरह है। क्योंकि आपने देखा होगा इस देश में अगर बैंक में या कहीं सबसे सुरक्षित फाइल रहती है तो वो गरीब की रहती है, कर्जे की, उसके किसान के लोन की। चाहे पूरा बैंक जल जाए, बड़े बड़े ऑफिसों में आग लग गई, लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा किसानों के बैंक कर्ज की कोई फाइल जल गई हो इस देश में, गरीबों कर्ज की कोई फाइल जल गई हो। तो गरीब हर जगह पिसता रहा, पिसता रहेगा। जी वीरेंद्र जी। बहरहाल
राजनीति डर की भी है। सियासत में बीजेपी के सामने खड़े होने की हिम्मत भी कम लोगों में है और जनता का साथ भी सहयोग से बीजेपी के साथ है। मोदी और योगी का उनका अपना जादू भी चल रहा है। एक साहित्यकार ने लिखा भी है कि वैसे तख्ता कभी किसी का पलट सकता है, लेकिन उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। नीतीश कुमार से पहले ममता बनर्जी भी एक ध्रुव बनी थी देश में, लेकिन राष्ट्रपति और राष्ट्रपति चुनाव में वो गायब हो गई। अब नीतीश कुमार को लोग बना लें, 72-74 साल उनकी भी उम्र हो रही है, कितना दिन लड़ेंगे। वैसे एक साहित्यकार ने लिखा है कि मोहब्बत के चिरागों को जो आंधी से डराते हैं, उन्हें जाकर बता दो कि हम जुगनू बनाते हैं। और सियासत दो किनारों को कभी मिलने नहीं देती, चलो दोनों मिलकर किसी दरिया पर पुल बनाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को लेकर कू ऐप पर हमने एक प्रश्न पूछा। प्रश्न ये कि बिहार में बीजेपी से मुकाबला करने के लिए जब सभी पार्टियां एकजुट हैं, लेकिन यूपी में विपक्ष को एकजुट होने में क्या चुनौती हैं। गोपेश कुमार लिखते हैं कि यूपी में व्यक्तिगत लाभ हानि छोड़कर 3 प्रमुख विपक्षी दल यदि एक हो जाएं तो बीजेपी से मुकाबला कर सकते हैं। अभिनव त्रिपाठी लिखते हैं कि विपक्ष की भूमिका सिर्फ समाजवादी पार्टी निभा रही है, बाकी दूसरी पार्टियों ने तो मौन साध रखा है। बिहार से सीख लेकर विपक्ष बीजेपी से मुकाबला कर सकता है। आलोक अवस्थी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। आलोक जी, आप डिबेट के पहले चरण में कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात रख लें, फिर मैं सवाल करता हूँ। ब्रजेश जी, जिस पार्टी के पास नीति, नियत और नेता हो, उसको कोई परास्त नहीं कर सकता। तो भारतीय जनता पार्टी के पास नीति भी है, नियत भी है और देश की सेवा के लिए नेता भी है, हमारा ईमानदार नेता। बाकी दलों में आप देख लीजिए, आज अभी तक जो सरकारें चली हैं, कांग्रेस और भाजपा 2 ऐसे दल हैं जिन्होंने लीड किया तो सरकारें चली हैं। लेकिन क्षेत्रीय दलों को जब नेताओं ने लीड किया है तो सरकारें 1-1.5 साल से 2 साल से अधिक चल नहीं पाई। आपको देखना होगा, चौधरी चरण सिंह जी को भी प्रधानमंत्री बनाया गया था, लेकिन कांग्रेस ने पीठ में छुरा भोंका। चंद्रशेखर जी को भी प्रधानमंत्री बनाया गया था, पीठ में छुरा भोंका। यही हाल देवेगौड़ा जी का हुआ, गुजराल जी का हुआ। कारण क्या है कि जो क्षेत्रीय दल होते हैं उनकी सोच सीमित होती है, वे खाली अपने लाभ की चिंता करते हैं, देश की चिंता जहां पे करनी होती है वहां पर वो सफल नहीं हो पाते। तो भारतीय जनता पार्टी के पास अभी 9 वैकेंसी का बोर्ड है देश के अंदर। प्रधानमंत्री मोदी जैसा लोकप्रिय नेता है जो कि 2 बार चुनाव जीत चुका है और पहले से अधिक सीटें और पहले से अधिक वोट लेकर के आया हुआ है। कोई ऐसी परिस्थितियां भी देश में नहीं पैदा हुई है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता के ऊपर कोई उंगली उठा सके। और जहां तक कि लोकदल के अभी हमारे मित्र बात कर रहे थे, तो गठबंधन तो लड़े थे वो 2019 में मायावती जी को साथ देकर के, लेकिन लोकदल का तो खाता भी नहीं खुल पाया और अखिलेश जी के परिवार के लोगों को हारना पड़ा, मात्र 5 सीटें ही पाए। तो मेरा साफ साफ कहना है, जहां पे नीतियां नहीं है, नियत नहीं है और नेता नहीं है, वहां पर विपक्ष बहुत कमजोर है। और हर व्यक्ति चाहता है कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, हर व्यक्ति इन नेताओं में चाहता है कि मैं अधिक से अधिक लाभ बटोर लूं। और उन लाभ बटोरने का आपने देखा होगा कि यूपीए 1 और यूपीए 2 में किस तरीके से जम के भ्रष्टाचार हुआ था। यहाँ तक कि देश की सीमाओं के, देश की रक्षा के जो सौदे थे उनको भी लटकाया गया था कमीशनबाजी के चक्कर में। मैं आज आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहता, क्योंकि डिबेट आपकी अच्छी जा रही है। खाली मैं पुराने जो तथ्य है उनके आधार पर ही अपनी बात रख रहा हूँ। तो नरेंद्र मोदी जी जैसा बनना के लिए एक गरीब का बेटा होना चाहिए जो निस्वार्थ हो, जो कि सिर्फ जनता की सेवा करने के लिए आए, जिसने गरीबी को अपने पास खुद देखा हो और उस गरीबी को वो देख करके उस गरीबों के कष्ट दूर कर रहा हो। आपने सोचा था 2014 के पहले कि किसी का फ्री में इलाज हो सकता है? आज 50 करोड़ आदमियों का फ्री में इलाज हो सकता है, देश के अंदर ऐसा संभावना है। आज पहले दवाइयों की जो कीमत होती, आज जन आरोग्य केंद्र में आ रहा हूं, आसिम वकार जी आ रहा हूं, दवाइयां उपलब्ध है। आज जो है आपके पास जो गरीबों के लिए घर नहीं होता था, आज घर देने वाला एक नेता है। 2 साल से हम लगातार, जब कोरोना जैसी भीषण बीमारी आई, हमने 200 करोड़ लोगों को फ्री में जो है उनको उसका इलाज करवाया, उनको टीके लगवाए और 80 करोड़ लोगों को हम लगभग 2 वर्षों से हम। थैंक यू आलोक जी। आसिम वकार आपको कुछ जवाब देना चाहते हैं, मैं उनको जोड़ना चाहता हूँ, वो बार बार हाथ उठा रहे थे। आसिम भाई, पहला मौका आपको, फिर मैं सपा वालों को बुलाऊंगा। बोलें, आप क्या कहना चाह रहे थे? मुझे बहुत हैरत हुई जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जनाब आलोक अवस्थी जी की बात सुनकर।
इन्हीं ने कहा दवाइयां सस्ती हो गई। सर झूठ बोल रहे हैं आप। दवाइयां 30 से 50% तक महंगी हो गई। आप जानकारी लीजिए सर। आलोक जी सुनो हमको। जन आरोग्य केंद्र आलोक जी जाइए। सुनिए, बात सर, आपको मैं दूसरी मौका बात- दूंगा जवाब देना। जन डिबेट आरोग्य बढ़िया चल केंद्र रही, सुनो दुकानें उनकी खुली बात। हुई हैं। आलोक जी सुनो उनकी बात। हाँ बोलिए आसिम भाई। दूसरी बात आपने कहा फ्री इलाज, फ्री फलां। आपके एक पूर्व प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी समर्थित हैं, बीजेपी के नेता हैं, अश्वनी उपाध्याय, कल आपके चैनल पर ब्रजेश भाई बोल रहे थे कि उन्होंने एक रिट दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए कि वो इस बात से नाराज हैं कि गरीब परिवारों के बच्चियों को 300-400 रुपए की फीस होती है, वो माफ कर दी गई, फ्री में पढ़ाया जा रहा है। 100 रुपए महीने का पानी फ्री में दिया जा रहा है। वो इस बात पर नाराज है। वो इस बात पर नाराज है कि 900 रुपए और 800 रुपए की बिजली जो फ्री में दी जा रही है, यानी 40-50 लाख परिवारों को अगर 1500 रुपए महीने की फ्री में सर्विस दी जा रही है, छूट दी जा रही है, तो उन्होंने रिट दाखिल की है कि इसको बंद किया जाए। और जो देश के 50 परिवारों को 50-60 परिवारों को 11 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए गए, उस पर रिट दाखिल नहीं करा रहे हैं आप। मैं आलोक अवस्थी से पूछ रहा हूं हाँ आप जवाब दीजिए आलोक कि जी। 50 लाख ओके, परिवार, अब वकार 50 साहब लाख परिवार अब आप थोड़ा देखिए, अब आप रुकिए, बच्चों उनको को जवाब पढ़ा देने रहे दीजिए। फ्री में, इलाज करा रहे देखिए, हैं, वकार साहब, अगर देखिए, पानी वकार फ्री में ले रहे हैं, वकार साहब, आप सुन लो, जवाब रिट सुन लो। दाखिल करा देंगे। अब जवाब मैं सुन लो। जवाब देता हूँ। और 50 परिवारों का जन 11 लाख आरोग्य करोड़ केंद्र, रुपया माफ जन करा दिया आरोग्य आपने, आपके केंद्र खोले वकील गए साहब ने हैं। रिट आप दाखिल जन नहीं आरोग्य की। केंद्र में जाएंगे, आप यहाँ वहाँ बैठ पे के जेनेरिक झूठ बोल रहे हैं दवाइयाँ है टेलीविजन जो पर। कि आम दवाइयों से 30% जो है कम में आपको वहां पर दवाइयाँ के दाम पे मिलेगी। दूसरी बात, आपने कहा 11 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ फिर जो झूठ है, बोला ऐसा आपने। नहीं है। फिर झूठ बोला 11 लाख करोड़ नहीं सर। रुपए जो भी हुए हैं, राजस्थान वहाँ में वेव ऑफ जनरिक राइट दवाइयों ऑफ का उसकी जनरिक वसूली दवाइयों हो का रही है, सिस्टम शुरू किया था उसकी कांग्रेस वसूली ने। हो रही है और उन उत्तर प्रदेश डायरेक्टर्स में के जनरिक खिलाफ दवाओं कार्रवाई का हुई जो है। ऐलान तो किया कहीं था, पे वो किसी किया का था ऋण अखिलेश माफ जी नहीं ने। हुआ है, आपने हाँ, क्या किया उनके सर? खिलाफ जो है कार्रवाई हो रही है। तीसरी बात मैं आपकी बात कहना चाहता हूँ, मैंने कि आप आवाज किसी उठाई एक उत्तर व्यक्ति का प्रदेश नाम में नहीं ले रहे सरकार हैं। में। भारतीय मैं जनता आपको पार्टी के साबित कर नेता सकता और हूं इस नीयत बात पर को। आप सवाल खड़ा कर मैंने रहे हैं आवाज उठाई और थी एक उत्तर प्रदेश इंडिविजुअल में व्यक्ति पिछली के नाम सरकार पर आप जो है ने इस तरह कि की बात जनरिक कर रहे दवाएं हैं। लाइए, अश्विनी दवाएं उपाध्याय एक सस्ती वकील की कीजिए। हैसियत से अपना PIL कर रहे हैं, ये उनका आपने नहीं किया व्यक्तिगत सर। मामला है। कह रहे सरकार जो PIL करती व्यक्तिगत आ रही मामला है वकार वो साहब। लगातार सामने है, जो सरकार कर रही है वो आपके सामने है और हमारा 8 साल पुराना इतिहास है जो हम करते चले मैं आ रहे कह हैं रहा हूं, आप उनको और आप बताइए आगे भी हम कि करते 50 चले जाएंगे। परिवारों का जो इसलिए 11 वकार लाख साहब, करोड़ आप रुपया माफ जो किया सिर्फ गया, आप ये जो उनको पार्टी गिफ्ट दिया एक गया, सेकंड, ये धर्म के उनको आधार पर गिफ्ट सिर्फ जो है उस चुनाव पर लड़ती क्यों नहीं है, किया उन्होंने? वह धर्म के आधार थैंक पर यू, देश को आप बांट दोनों नहीं का सकते शुक्रिया। आप। बताइए हम भाई सबका मनोज साथ, काका। सबका विकास की भावना से मनोज काम काका। करते हैं। देखिए आलोक भाई ने 3 बातें कही। सर एक इन्होंने कहा कि हमारे वकार पास साहब रुक नेता जाओ। है, हमारे पास नियति है और हमारे पास कार्यक्रम है। इनका नेता यह है कि इनका नेता चुनाव के दरमियान, इनका जो शीर्षस्थ नेता है इस देश में चिल्ला चिल्ला के भाषण देते हैं कि 15 लाख रुपया का आएगा, सारा काला धन आएगा। और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि विगत 8 सालों में इस देश का काला धन 52% बढ़ गया। तो भारतीय जनता पार्टी से देश जानना चाह रहा है कि जो काला धन आप लाने वाले थे वो 52% बढ़ कैसे गया स्विस बैंकों में। दूसरा सवाल इन्होंने कहा कि हमारी नीयत है। आपकी नीयत यही है, हरिशंकर परसाई ने एक लाइन और कही है कि दुनिया भर में गायें होती हैं दूध देने के लिए, लेकिन भारत में गाय होती हैं दंगा कराने के लिए। तो आपकी नीति ये है। और जब वही उत्तर आप प्रदेश गाय कटवाना चाहते हैं, मैं कह रहा हूं, अब आप पहले आप दंगा के मास्टर हो, दंगा के मास्टर हो, आप भी दंगा के मास्टर हो, आपके शीर्षस्थ नेता। आप बताओ बेरोजगारी क्यों इतना बढ़ी है, बेरोजगारी क्यों इतना बढ़ी है, महंगाई क्यों इतना बढ़ी है। अपना बंगला खाली उत्तर प्रदेश का नौजवान अब रोजगार मांग रहा है तो बंगले झांक रहे हो। उत्तर प्रदेश का नौजवान जब रोजगार मांगता है लाठी क्यों चलवाते हैं। आप दलितों, पिछड़ों, बैकवर्डों के साथ लगातार उनका दमन क्यों कर रहे हो। आप उत्तर प्रदेश में 97,000 शिक्षक भर्ती क्यों नहीं निकाल रहे हैं। आपकी सरकार ने खुद स्वयं सदन में देश के कहा है कि उत्तर प्रदेश में 2 लाख शिक्षकों की भर्ती खाली है, तो 2 लाख शिक्षक भर्ती क्यों नहीं निकाल रहे हैं। भर्ती के नाम पर चुप क्यों। थैंक यू, वापस आइए। थैंक यू, लगातार आपके थैंक यू PWD विभाग मनोज में जी, शुक्रिया। भ्रष्टाचार। थैंक यू। स्वास्थ्य विभाग, हाँ भाई, अरे सुन शैलेंद्र लीजिए तिवारी। साहब, अरे साहब सुनिए तो। अरे बोल तो लिया आपने। एक व्यक्ति अपने मरे हुए बेटे को लेकर के 18 किलोमीटर चल रहा है। ये सरकार बात करेगी। इस सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए।
इतनी मरे नीयत हुए खराब लड़के है को कि वो चाचा को वीडियो पार्टी से देखो, निकाल आपका देते हृदय हो। फट जाएगा। इतनी ज्यादा अगर नीयत आपका खराब है, हृदय तो पाषाण है, सहयोगी दल से वोट अगर तो ले आपका लेते हो, पाषाण तो हृदय चुनाव है जितना तो होता भी है, वोट द्रवित चाहिए। हो तो जाएगा, सहयोगी दल से वोट लेने द्रवित के हो बाद तुम जाएगा। निकाल के बाहर फेंकते उत्तर हो। प्रदेश में ये आपकी स्वास्थ्य नीयत Thank विभाग, you. और सड़क नीयत ऐसी विभाग, है, उत्तर ऐसी प्रदेश नीयत में तो जनता पसंद राजस्व नहीं करती विभाग, है। उत्तर प्रदेश Thank में you. पुलिस विभाग वापस आई शैलेंद्र वसूली का तिवारी। अड्डा Thank हो you. चुका है। Thank you. आप अगर अपने हाँ भाई बातों शैलेंद्र के जी, प्रति आप प्रतिबद्ध कुछ कह रहे थे, बोलिए। अगर प्रवक्ता शैलेंद्र सच तिवारी, में है तो सरकार से थैंक यू। कहिए कि कितनी मनोज बर्बादी जी हो रही शुक्रिया। है उत्तर प्रदेश में। मनोज जी धन्यवाद। देखिए- बोलिए भाई शैलेंद्र जी। इन्होंने अभी जी ब्रजेश भाई, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आलोक जी ने कहा कि पीआईएल जो है वो व्यक्तिगत मामला है। कैसे पीआईएल व्यक्तिगत मामला हो सकती है? एक बात। दूसरी बात, एक इन्होंने कहा कि जेनेरिक दवाइयों के स्टोर पे जाइए, 50 रुपए का न्यूज़पोरिन ट्यूब एक आता है, उसमें पाउडर भी होता है, उसमें जो है आपका क्रीम भी होता है, वो 50 रुपए का मिल रहा है और वो इंग्लिश में जो है वो 45 रुपए का मिल रहा है। ये झूठ बोल रहे हैं। ये कुल मिलाकर के इनका पूरे प्रदेश में सिर्फ एक एजेंडा है, मेरे साथ झंडा, चलिए, झंडा, ब्रजेश जी को प्रोपेगेंडा, चलेंगे। झूठ का और पूरे एजेंडा। भारत समाचार में इसके टीम अलावा चले। कहीं कुछ है और नहीं। जन आरोग्य केंद्र में जाकर इसके दवाइयों को अलावा- खरीदे और उसी दवाइयों को बाहर अरे बाजार में भाई, जाकर पता करें। एक मिनट थोड़ा शांति रखेंगे। बोलेंगे, आलोक भाई इंडियन थोड़ा एक्सप्रेस सब्र की करिए, रिपोर्ट है, थोड़ा सब्र कैंसर करिए। से लेके जितना- हाँ, बीच में ना बोलिए। हाँ, बोलो, थोड़ा बोलो, सब्र तिवारी। करिए। अरे तिवारी बीच जी, में हर बोलो। आदमी के बीच में मत बोलिए। बोलो तिवारी जी, थोड़ा बोलो। उतावले मत रहिए आप। बोलिए तिवारी जी, बोलिए। हाँ, इन कुल अरे मिलाकर मुझ पर के नाराज ये मत कहना होइए। है मैं कि तो आपसे जितना कह रहा आप हूं, झूठ चलिए, मैं आपको बोलते समाचार हैं, बताता हूं। उसका 1% भी अगर आप सच बोलते हैं तो देश की जनता आपको जो है अब तक भगा चुकी होती है। रोज आप झूठ सच बोलते बोलते हैं, हैं, हर इसलिए मामले 2 में बार झूठ चुनाव बोलते जीते हैं, हैं। हर मुद्दे में झूठ बोलते सच हैं। बोलते हैं इसलिए चुनाव जीते हैं। आप सच झूठे बोलते हैं, झूठे आपके हैं, नेता झूठे के तरीके हैं। सुप्रीम चुनाव कोर्ट जो में है वो जाकर आपके झूठ सत्य बोलने के लिए को माफी नहीं लगे मांगते। हुए हैं। सच बोलते हैं इसलिए आप झूठे हैं। जनता का आपकी भरोसा है सरकार हमारे में, ऊपर। आपकी आपका सरकार में नेता वो लोग बरी हो राहुल गए गांधी जिनको हमने जेल झूठ भेजा था। बोलने के लिए आपकी सरकार सुप्रीम में वो कोर्ट बरी में हो गए माफी जिनको मांगता हमने है। जेल भेजा था। एक ही नेता आप हुआ झूठ है जो बोलते झूठ हैं। बोलने के लिए माफी मांगा है झूठे हैं सुप्रीम आप, कोर्ट में, झूठे और हैं। वो राहुल गांधी है। देश के तो सबसे बड़े विश्वसनीयता झूठे आपके कोई नेता की अगर नहीं है है। तो वो आप अपनी हैं। चिंता करिए, अपने पार्टी देश को के कैसे आप सबसे बढ़ाएंगे, बड़े झूठे अगर उसकी कोई चिंता है करिए। तो सिर्फ और सिर्फ आप हैं। आपके पास कोई एजेंडा नहीं है, झूठ बोलते हैं, सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं, ना कोई मुद्दा जनता है, जानती है ना कि कोई कौन एजेंडा झूठ है। थैंक यू, बोलता है। शुक्रिया, और धन्यवाद। माफी मांगी। वापस पाकिस्तान, लौटिए मुसलमान, तिवारी जी। हिंदुस्तान। ओके इसके तिवारी अलावा जी, माफी मांगी रुको भाई। सुप्रीम कोर्ट में अरे दोनों लोग झूठ रुकिए। बोलने के लिए। हाँ भाई दुबे जी, माफी तो आप मांगिए। अरे हो गया। अभी मांगे। अरे झूठ बोलने के डिबेट लिए में माफी लड़ लोगे मांग क्या? चुके हैं आप सुप्रीम अरे कोर्ट छोड़ो में। ना, जाने दो। अब इससे बड़ा सर्टिफिकेट क्या ओके देंगे आप? भाई दुबे जी, पहले अपने नेता आपको करिए, देश उत्तर में प्रदेश रहे। के राजनीतिक परिदृश्य विदेशों में में कुछ छुट्टियां दिख रहा है, मारते घूमते हैं, विपक्षी हर तीन एकता महीने संभव है में। गुप्त या नहीं यात्रा संभव करते हैं, है? उनसे कांग्रेस और यात्रा बीएसपी कम को करें। अपने साथ लाने में कोई कोशिश करेंगे आप लोग? देखिए ब्रजेश जी, उत्तर प्रदेश में भी विपक्षी एकता मजबूत होगी, उत्तर प्रदेश में भी मजबूती आएगी और उसकी पहल समाजवादी पार्टी, मैंने कहा ना कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय जयंत चौधरी जी मिल करके करेंगे। उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी का जो कुचक्र है। असीम वकार में क्या कमी आपको दिखती है? लहीम सहीम हैं, देखिए बढ़िया अच्छे दिखते हैं, बेहतरीन वक्ता हैं, अच्छा बोलते हैं, समाज में अच्छा प्रभाव है, बढ़िया पार्टी से हैं, इनको लेने में कोई बुराई है? नहीं, असीम बकार तो हमारे मित्र हैं। असीम बकार से आपकी क्या मित्रता नहीं, राजनीतिक मित्रता करोगे इनसे? नहीं, तो राजनीतिक मित्रता का फैसला तो हमने कहा ना कि ये बड़े नेता हैं, ये इनमें लोग कमी करेंगे। बताओ मुझे, 2 कमी बताओ इनमें। इनमें तो कोई कमी नहीं है। इनकी पार्टी में कोई कमी? ये हम लोगों के मित्र हैं, इनमें क्या कमी है? तो ले लो इनको। नहीं, इनमें कोई कमी नहीं है। बाकी इनके दल के बारे में फैसला तो हमारे नेता लोग करेंगे। इनके दल के बारे में आप क्या विचार रखते हो? इनके दल के बारे में इनका जो भी निर्णय होगा, विपक्ष उस मोर्चे में कौन कौन रहेगा, ये कह रहे हैं हमको वो भी ले फैसला- लो। वो फैसला हमारे दल के शीर्ष ये नेतृत्व कह रहे हैं करेगा। कि जहां जा रहे हो हमको भी ले लो यार। नहीं, हम लोग तो उत्तर प्रदेश में, देश में जो महंगाई है, जो अभी बहस हो रही है, अकेले पैदल चल चल के हो गए हैं परेशान, अपनी गाड़ी में बिठा लो इनको। नहीं, ये मैंने कहा ना कि ये फैसला तो जो हमारा हाईकमान है, जो नेतृत्व है, थोड़ी वो तसल्ली तो करेगा। दे ही सकते हो। वो करेगा कि विपक्ष में कौन लोग रहेंगे, उनकी विचारधारा एक है। हमने कहा ना कि समान विचारधारा, समान सोच, समान परिकल्पना, ये लोग इकट्ठा होकर के लड़ेंगे और वो 2024 में आपको दिखाई पड़ेगा। वकार साहब देखिए, क्योंकि मैंने उत्तर हर तरह प्रदेश- से पूछ लिया, पैरवी भी कर दी, लेकिन कितने संवेदनहीन है दुबे जी, ये तो मतलब खुल ही नहीं रहे हैं। नहीं, ये इस पे रुक जाओ, वकार साहब को बोलने दो, बोलिए भाई। सर आपने पिछली बार एक सवाल पूछा, इससे पहले वाले चांस जब दिया आपने, जी, कि आप क्या करना चाहते हैं। भाई हमको तो ले नहीं रहे, तो मुझे एक शेर याद आ गया,
मैं शेर शायरी करता नहीं, मुझे आती नहीं है, लेकिन एक शेर है सर कि कर्म करोगे कर्म करेंगे, सितम करोगे सितम करेंगे। हम नेता हैं बिल्कुल तुम्हारे जैसे, हम नेता हैं बिल्कुल तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वही हम करेंगे। ये क्या कर रहे हैं? अब दुबे जी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, समझ ये गए। क्या कर रहे हैं? मनोज काका जी भी समझ गए। एक शेर और है, एक शेर अगर मैं कोई मुशायरा नहीं कह चल रहा है दूं, यहाँ। एक शेर अगर मैं कह दूं, कोई वसीम मुशायरा भाई, थोड़ी हो रहा है। एक नहीं, एक शेर है, शेर ही कहा इन्होंने। एक शेर ये है कि अहले सियासत का रंग देखिए और सगे भाई को दुश्मन के संग देखिए। ओके, ये आपको दुश्मन नजर आते हैं? अब मैंने कह दिया, इन्होंने मैंने बेचारे शेर- अकेले खड़े हैं, मैंने- बैठा लो गाड़ी में, वो- पीछे ही बैठा लो। हम लोग तो ब्रजेश जी, हम पीछे खड़े भी हो जाएंगे, कोई हम दिक्कत तो नहीं। महंगाई के खिलाफ, शेर किसानों की उन्होंने समस्याओं कहा के उसका- खिलाफ लड़ते आप लोग हैं। भेदभाव करते हो इनके हम साथ। लोग तो कोई भेदभाव नहीं करते ना, हम सियासत करते हैं। हम तो समाज के लिए और किसानों के लिए, कमजोर के लिए, पिछड़ों के लिए, अरे ये भी सबके लिए कमजोर लड़ने हैं, का ये काम भी करते पिछड़े हैं, और वही करेंगे। इनको तो पूछो आपको तो। जो करना है वो तो आप ये करेंगे ही। टेम्पू में हमें लटकने जो को भी करना है वो तैयार हम हैं, नहीं आप हाँ करना तो है। करो, बस दिक्कत हाँ तो करो। ये टेम्पू में खड़े रह के भी सफर कर लेंगे, बैठाओ तो सही, जगह तो दो। बताओ दुबे जी, आप क्यों गिग्गी बन गई? नहीं नहीं, हमारी कौन सी की, मैंने कहा ना कि ये फैसला जो है उनको ऊपर हमारे ऐसा ये नेतृत्व कौन सा करेगा। डोनाल्ड ट्रम्प, बराक ओबामा है कि इतना डर रहे हो? अरे टेम्पू में पीछे खड़ा कर लो, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, ये तो नेतृत्व करेगा। मैंने कहा ना कि उसके लिए समान विचारधारा, समान इनकी सोच, कौन सी मंगल ये ग्रह सब की चीजें होनी विचारधारा है? चाहिए। बस इनकी दिक्कत यही है कि गुजरात मध्य प्रदेश में नहीं लड़ेंगे, यूपी और बिहार में जरूर लड़ेंगे। ये तो गंभीर बात कह दी। लड़ा है सर, 10 सेकंड केवल। मध्य प्रदेश में भी लड़े हैं, अभी वहां भी जीते हैं, गुजरात में लड़े हैं। गुजरात में कहाँ तो लड़े हैं? झूठ बोल आपको रहे हैं। पता ही नहीं है सर। झूठ गोधरा में बोल रहे हमारा हैं। मेयर वकार है। साहब के लिए इस तरह न बोलिए। अरे नहीं, और वकार गुजरात साहब भी लड़ेंगे और व्यक्तिगत राजस्थान रूप भी से अच्छे लड़ेंगे व्यक्ति हैं वकार साहब, और ये मध्य मैं प्रदेश भी जानता हूं। लड़ेंगे। बराबर न करो, कह के बराबर न करो। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस बेहद दिलचस्प डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। 24 अभी दूर है, लेकिन 22 में ही यूपी में खेल शुरू हो चुका है। नमस्कार।